जीसॉक की टाइमलाइन आ चुकी है। अगर तुम अपने करियर को लेके थोड़े भी सीरियस हो देन इस वीडियो को ध्यान से देखना, बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू जीसॉक। जीसॉक एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या टाइमलाइन होती है, हाउ यू कैन अप्लाई, व्हाट इज अ प्रपोजल, हाउ यू राइट अ प्रपोजल, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट GSOC विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। इन द लास्ट 4-5 years आई हैव टॉक्ड टू लाइक मोर देन 10-20 people who have cleared GSOC एंड उनका एक्सपीरियंसेस मैंने कंबाइन किया है। आई ऑल्सो हैव सैम्पल प्रपोजल्स फ्रॉम दीज पीपल्स एंड अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आई विल बी शेयरिंग विद यू इन दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। वी विल बी टॉकिंग अबाउट GSOC फ्रॉम A to Z in this video. तो बिगिनर्स के लिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बट इफ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज GSOC देन यू कैन स्किप टू द टाइमलाइन सेक्शन डायरेक्टली। सो GSOC की फुल फॉर्म होती है गूगल समर ऑफ कोड। ओके, अगर तुम्हें लगता है कि गूगल समर ऑफ कोड में तुम गूगल के ऑफिस में जाके एक इंटर्नशिप कर रहे होगे तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट इज अ ग्लोबल प्रोग्राम टू एक्चुअली प्रमोट ओपन सोर्स डेवलपमेंट सो दैट मोर एंड मोर पीपल एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स में क्या डिफरेंस होता है? एनीथिंग व्हिच इज बिल्ट बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक एंड एनीवन कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू द रेपोज, उसको हम ओपन सोर्स बोलते हैं। एंड क्लोज्ड सोर्स इज समथिंग व्हिच इज बिल्ड बाय अ कंपनी एंड दे हैव द आईपी एंड द राइट टू इट एंड सबको उसके कोड का एक्सेस नहीं होता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स। अब बेसिकली GSOC में क्या होता है, यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 गूगल, नंबर 2 इज द ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें मेंटर्स वगैरह होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं। थर्ड यू गाइस, जो एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इन दीज प्रोजेक्ट्स। सो गूगल एक्चुअली पैसे देता है, फंड करता है इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को, सो दैट एक्चुअली लाइक गुड डेवलपर्स कैन कंट्रीब्यूट इन दीज प्रोजेक्ट्स। तो थोड़ा ना कंपटीशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब 2025 के स्टार्ट के हिसाब से टोटल 15,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था एंड टोटल 23,000 प्रपोजल्स सबमिट हुए थे। उसमें से 1272 कंट्रीब्यूटर्स एंड में सिलेक्ट हुए थे। मतलब इसका सिलेक्शन रेट अराउंड 8% है। एंड इससे पहले अगर हम 2024 की बात करें तो सिलेक्शन परसेंटेज 18% था। सो कॉम्पिटिशन GSOC में काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है बिकॉज नाउ मोर एंड मोर स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस। दैट मीन्स कि मोर एंड मोर गुड पीपल आर ट्राइंग टू अप्लाई एंड जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो कम होती जाएगी। एंड जो क्रीम लेयर है तुम्हारा एक्चुअली जो नेटवर्क बन रहा होगा GSOC के बाद, वो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। Most rewarding part of GSOC would be honestly connections. Because like INCF, like so far जितने लोगों ने contribute किया था, some of them are like pretty talented people. They've like been to places, are up pretty up there in the like all the corporate chains. And then for like there was another mentor other than like Atharva. His name was Arnab Banerjee. So like he's also a pretty like awesome guy. So like basically ऐसे mentors के साथ और फिर even like colleagues के साथ जो like contributors है उनके साथ connect करके like basically बहुत सारे opportunities भी open होता है. Like I wanted to do masters, that's why I came here. But if I wanted to, I would have easily like pretty much landed internships and stuff like that because of all the connections that I get. If you are in the selected contributors, then तुम्हें एक स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है। अभी स्टाइपेंड इनिशियली मेरे कॉलेज डेज में फिक्स्ड होता था, $3,000-4,000 के अराउंड होता था, बट नाउ इट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी एंड 3 टीयर्स में डिवाइडेड है ये। सो इसका स्टाइपेंड 66,000 रुपीज से 2.5 लाख रुपीज के अराउंड होता है फॉर 3 months। दूसरी चीज, इट इज अ रिमोट प्रोग्राम, यू डोंट हैव टू गो टू एनी ऑफिस एंड तुम जो भी कर रहे होगे एक्चुअली अपने घर से ही कर रहे होगे। अब जो तुम्हारा स्टाइपेंड अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सी कंट्री में रहते हो। एंड सेकेंड चीज जो है वो है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट का साइज है वो कैसा है। 3 साइजेस में डिवाइड है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। जो सबसे ज्यादा स्टाइपेंड मिलता है अराउंड $6,000 मिलता है, बट ये सिर्फ US कैनेडा टाइप कंट्रीज में मिल रहा होता है। इंडिया में जो हाईएस्ट स्टाइपेंड मिलता है वो तुम्हें $3,000 मिल रहा होता है फॉर लार्ज साइज प्रोजेक्ट। मीडियम साइज के लिए 1,500 एंड स्मॉल साइज के लिए तुम्हें अराउंड $750 मिल रहा होता है। अब क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली हु कैन अप्लाई एंड क्या चीजें तुम्हें एक्चुअली सीखनी पड़ेंगी टू अप्लाई फॉर GSOC। सबसे पहले यू नीड नॉट बी अ एक्सपर्ट। अगर तुम एक्सपर्ट हो तो तुम एक्चुअली कंट्रीब्यूटर नहीं होगे, तुम एक मेंटर बन सकते हो। बट अगर तुम एक कंट्रीब्यूटर हो तो यू नीड टू हैव गुड बेसिक्स फॉर श्योर। कोई भी एक लैंग्वेज उठानी है, चाहे वो पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, हास्केल हो, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस। तुम ये भी कर सकते हो, कोई ऐसी लैंग्वेज उठाओ जिसमें कम लोगों को आती है, सो तुम्हारा कंपटीशन कंपेरेटिवली कम हो जाता है। मेरे एक दोस्त ने किया था, उसने हास्केल सीखी थी कॉलेज के टाइम पे एंड हास्केल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में अप्लाई किया था फॉर GSOC। बोलना मुश्किल है कि why I chose INCF specifically, but yeah, so basically I got interested into this impact visualization project because they had mentioned that they wanted a Django developer for that, who also knew ML, so it kind of fit for me perfectly.
Right. तो ऐसे नहीं क्या I just approach this project's mentor, I actually approach multiple. इसके साथ साथ तुम्हें बेसिक चीजें सीखनी पड़ेंगी, जैसे गिट गिटहब क्या होता है, तुम जब इस लैंग्वेज में कोड कर रहे होगे तो इसका सिंटैक्स कैसे होता है, एक्चुअली इसमें चीजें कैसे वर्क करती हैं. देन यू विल स्टार्ट विद गुड फर्स्ट इशू. तुम किसी भी रेपो पे जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे गुड फर्स्ट इशू दिख जाएगा, उस पर तुम्हें जाके स्टार्ट करना है. कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के एरर्स होंगे या तो वो फिक्स करने होंगे, कोई छोटे मोटे बग्स होंगे तुम वो फिक्स कर रहे होगे, एंड देन यू कैन कीप ऑन आइटरेटिंग. अब मैंने पाइथन और जावा के लिए 2 रोड मैप वीडियोस बनाई हुई हैं, यहाँ से तुम रिसोर्सेज के साथ सारी चीज़ें कर सकते हो कि तुम्हें एक बिगिनर डेवलपर से एक इंटरमीडिएट डेवलपर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, वो सब मैंने बताया हुआ है दोनों के अंदर. अब सिर्फ लैंग्वेज सीखने से काम नहीं चलेगा, कुछ थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बनाओ, कुछ थोड़ा लीड कोड पे कोड कर लो, जिससे तुम्हें उस लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस आ जाए. सबसे इजी तरीका होता है लीड कोड पे जाओ, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इजी एंड मीडियम वाले, वो सॉल्व करने का ट्राई करो विद अ न्यू लैंग्वेज. अगर तुम्हें ऑलरेडी कोई लैंग्वेज आती है तो, अगर तुम्हें कोई लैंग्वेज नहीं आती तो पहले खुद से लैंग्वेज सीखने का ट्राई करो, एंड देन लीड कोड पे इजी लेवल क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे तुम्हें सिंटैक्स याद हो जाएगा, एंड उसके बाद मीडियम लेवल क्वेश्चंस कर सकते हो, जिससे तुम एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर्स भी समझ पाओगे. दूसरी चीज जो नॉन नेगोशिएबल है वो आ जाती है गिट एंड गिटहब. ठीक है, गिट एंड गिटहब क्या होता है, बेसिक तुम्हें समझा देता हूँ. वर्जन कंट्रोल के लिए यूज होता है. बेसिकली अब तुम मानो कि 2 या 3 लोग एक साथ एक किसी रेपो पे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. अब एक ही फाइल में अगर तीनों लोगों ने एक साथ चेंज कर दिया तो हो सकता है ना प्रोडक्शन में कोड फट जाए, बिकॉज किसी ने कोई एक फंक्शन में कुछ नया पैरामीटर ऐड कर दिया जिससे वो कुछ और काम कर रहा है, एंड दूसरा जो डेवलपर है उसको तो पता ही नहीं है, बिकॉज बोथ ऑफ देम, ऑल 3 ऑफ देम आर वर्किंग साइमल्टेनियसली बट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस. सो इसके लिए ही गिट एंड गिटहब यूज होता है. गिट तुम्हारा वर्जन कंट्रोल होता है, गिटहब एक वेबसाइट है जहाँ पे ये चीज हो रही होती है. बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ. जब भी तुम कोई कोड चेंज करते हो तुम अपनी एक अलग ब्रांच बनाते हो. एक मेन ब्रांच होती है जो चलती रहती है, उसके साथ एक अलग अलग ब्रांचेस तुम्हारी बनती जाती हैं, एंड जब तुम्हारा कोड कंप्लीट हो जाता है तुम मेन ब्रांच में उसको मर्ज कर देते हो, एंड मेन ब्रांच अपनी आगे बढ़ती जाती है. तो ये सिंपल लॉजिक होता है. इसमें तुम्हें बेसिक 10-15 कमांड्स चाहिए होती हैं. सो एक 80-20 रूल है, परेटो प्रिंसिपल. यू नीड टू ओनली पुट इन 20% एफर्ट टू गेट 80% आउटपुट. सो तुम 20% में मोस्टली 80% जो चीज़ें गिटहब में यूज होती है तुम यूज कर सकते हो. कुछ तुम्हारा नहीं चल रहा है तुम LLMs यूज करके वहाँ पे सीख सकते हो. अगर तुम्हें गिटहब पे एक पूरा डेडिकेटेड ट्यूटोरियल चाहिए तो डू लेट मी नो, कमेंट कर देना गिटहब, आई विल क्रिएट अ ट्यूटोरियल ऑन दैट. एंड इसके साथ साथ जो भी चीज़ें तुम कर रहे होगे ना कमांड लाइन पे कर रहे होगे, तुम्हें थोड़ा शेल स्क्रिप्टिंग या थोड़ा सा कमांड लाइन पे कैसे कमांड्स लिखते हैं, CD क्या होता है, तुम्हारा LS क्या होता है, बेसिक कमांड्स तो आनी चाहिए तुम्हें. एंड तुम्हें अपना माउस नहीं यूज करना, सब टर्मिनल पे तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो, तो उसकी प्रैक्टिस भी कर लेना. तुम बेसिक फंक्शनैलिटी समझने के लिए मैं तो एक वेबसाइट है learngitbranching.js.org, इस पे जाके तुम चेकआउट कर सकते हो. तुम्हें बेसिक गिटहब कैसे वर्क करता है वो सारी चीजें सिखा देता है, एंड यहाँ से तुम 80% चीजें सीख पाओगे. तो ये तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा, डेफिनेटली चेक दिस आउट, यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस. बस तुम 2 दिन अगर इसको ढंग से दोगे तो तुम्हारा गिटहब तो पक्का 80% तो कंप्लीट हो जाएगा. इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ ट्यूटोरियल चाहिए तो स्क्रीन पे तुम्हारी 3 वीडियोस आ रही होंगी, इन सबका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम ये भी चेकआउट कर सकते हो. अब नेक्स्ट सेकंड सेक्शन हमारा है टाइमलाइन. अब हम आ जाते हैं टाइमलाइन पे, एग्जैक्टली क्या होता है, कब होता है, कब तुम्हें प्रपोजल सबमिट करना होता है, कब ऑर्गेनाइजेशंस फाइनल होती हैं एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो जीसॉक की टाइमलाइन के हिसाब से Jan 19 के अराउंड ना ऑर्गेनाइजेशंस तुम्हारी अपना खुद अप्लाई करती हैं. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली सब ऑर्गेनाइजेशंस को फंड्स नहीं मिलते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस खुद का प्रपोजल सबमिट करती हैं, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ जीसॉक, एंड उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि वेदर दे आर इन दैट लाइक इन दिस जीसॉक का ईयर और नॉट. तो 19 Jan को होने के बाद 19 February को एक्चुअली अनाउंस हो जाती हैं सारी ऑर्गेनाइजेशंस. अब तुम्हें 19 February तक वेट करने की जरूरत नहीं है. बट यू कैन डू इज लास्ट 5 साल में कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के कौन से प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट हुए हैं. इफ यू सी अ ट्रेंड कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर साल कोई ना कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता ही है, ज्वाइन देयर डिस्कॉर्ड, स्लैक, व्हाटएवर, एंड सी कौन से वाले प्रोजेक्ट पे सबसे ज्यादा अभी मेंटर्स रिप्लाई कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा पुल रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, एक्चुअली कितने इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, एंड पीपल आर सॉल्विंग देम, एंड यू कैन स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम टुडे. अब 19 Feb को ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं. 16 March को आप लोगों को अप्लाई करना होता है विद योर प्रपोजल. जब आप प्रपोजल सबमिट कर देते हो देन April में यू गेट टू नो वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट. सारी डिटेल्स एंड एग्जैक्ट डेट्स तुम्हारी स्क्रीन पे आ रही होंगी. एग्जैक्टली 16 March के अराउंड प्रपोजल ओपन हो जाते हैं. 31 March के अराउंड या फर्स्ट वीक ऑफ April तक तुम्हें टाइम मिलता है प्रपोजल सबमिट करने का. फिर कुछ टाइम बाद तुम्हें रिजल्ट आ जाता है. तो सबसे पहले एक काम करना है तुम्हें, गिटहब पे जाके topic:,
GSOC 2026 सर्च करना तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी पब्लिक कर देती है हम कौन सी रेपो पे अप्लाई करने वाले हैं फॉर GSOC, एंड वहाँ पे कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं एज आई टोल्ड यू। तो तुम वहाँ पे जाके कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी करना स्टार्ट कर सकते हो, तुम मेंटर से अपनी रेपो बनाना स्टार्ट कर सकते हो, तुम एक्चुअली कोड बेस समझना स्टार्ट कर सकते हो। इससे जब तक वो एक्सेप्ट होगी ऑर्गेनाइजेशन तुम ऑलरेडी समझ पाओगे बहुत सारी चीज़ें, एंड जब तुम प्रपोजल क्रिएट कर रहे होगे ना तो तुम्हारे पास एक्चुअल डेप्थ होगी कि कैसे प्रपोजल क्रिएट करना है, एंड वो 8% सिलेक्शन क्राइटेरिया अब तो इस साल मेरे को लग रहा है और कम होने वाला है, तुम उसमें आ पाओगे। What was the timeline like when you started looking out for ये projects? किस टाइम पे अप्लाई किया था? अप्लाई का तो चलो बाद में आएगा, बट शॉर्टलिस्ट कब करना स्टार्ट किया था? When did you reach out to mentors? I believe it was in February, starting of February. It's not late then, basically. For if anyone wants to try now, it's a right time, I would say. Yes. Late नहीं हुआ है. I February think is a good time to start with. हुए projects तो। अब लोगों को लगता है कि मार्च में से प्रपोजल सबमिट कर देंगे उसके बाद ये चीजें करनी होती हैं, बट इट्स बेटर इफ यू डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि जब तुम प्रपोजल सबमिट कर रहे हो उससे पहले तुम्हारी एटलीस्ट 2 या 3 पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई हो एंड मर्ज हो चुकी हो। अब आ जाता है कंट्रीब्यूशन में। एग्जैक्टली कंट्रीब्यूशन होता क्या है? तो मोस्टली बिगिनर्स को ये लगता है कि तुम्हें कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीचर रोज बनाना पड़ेगा या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम लिखनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं होता। तुम इनिशियली स्टार्ट करते टाइम एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन भी फिक्स कर सकते हो। कुछ नया किसी ने अगर फीचर ऐड किया उसकी डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है, वो डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर दो। टाइपोज वगैरह के लिए भाई PR मत रेज करना, इट इज़ वेरी स्मॉल थिंग एंड PRs एक्सेप्ट नहीं होंगी। एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन में तुम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो ही करना। उसके बाद तुम बग फिक्स कर सकते हो, तुम एक्चुअली यूनिट टेस्ट वगैरह लिख सकते हो, एंड इन चीज़ों से तुम कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो टू अंडरस्टैंड हाउ द कोड एग्जैक्टली वर्क्स। तो डर निकाल दो अपने दिमाग से। यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट द फर्स्ट टाइम, यू कैन इंक्रीमेंटली इम्प्रूव, एंड डर निकाल के बस स्टार्ट कर दो काम करना। यू विल डू समथिंग क्रेजी दिस ईयर। तेरा पूरा ओवरऑल GSOC का एक्सपीरियंस कैसा था? यार मेरा तो काफी बढ़िया था। आई स्टार्टेड इन कॉलेज सेकेंड ईयर। आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग आफ्टर आई हैड द सैमसंग ऑफर। तो आई थॉट टाइम है जस्ट लाइक डू समथिंग एल्स इन लाइफ DSA के अलावा। सो आई जस्ट वेंट इनटू डेवलपमेंट। आई स्टार्टेड डूइंग ओपन सोर्स in January of 2022. So that's when I started doing open source, and I found a few people, I found a few orgs, and I tried to like shortlist where I wanted to contribute. मैंने चीज़ से देखी कौन से प्रोजेक्ट्स हैं लास्ट ईयर के क्या है, and overall I think starting to end I've learned like too much things from GSOC itself. I've met great folks. And yeah, it's been a very good journey. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राइट ऑर्गेनाइजेशन कैसे चूज करें। सो इफ़ यू ऑलरेडी नो सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आई वुड रिकमेंड कि उससे सॉर्ट करके देख लो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से काम हो रहा है। बट इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, तुम्हें नहीं आइडिया है, सो सबसे पहले तो फेमस कंपनीज पे जाके ट्राई मत करना। बट यू कैन डू इज यू कैन सर्च एंड फाइंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 3 या 4 या 5 साल में रिपीटेटिवली आई हैं, एंड इट माइट नॉट बी अ फेमस वन। तुम कोई एक रैंडम ऑर्गेनाइजेशन, रैंडम तो कोई नहीं होती, सब फेमस, सब पता होती है, बट ऐसे बहुत फेमस नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल डीप माइंड है, AOSP है, इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा लोगों को पता होती है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं, यू कैन एक्चुअली अटैक दोज। अब मैंने पिछले साल कुछ कंट्रीब्यूटर से बात करी थी, मेंटर से भी बात करी थी, उन्होंने यही बताया था कि यार मेरे को जो लैंग्वेज आती थी मैंने उसी में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया था। तो आई फाउंड आउट कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो लास्ट 2-3-4 साल से आ रही हैं। आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग इन दोज ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्सो अगर तुम्हें एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है तो अपने स्ट्रेंथ्स के साथ प्ले करो, ट्राई टू फिगर आउट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल Django या फिर प्लॉन करके ऑर्गेनाइजेशन, अगर तुम्हें पाइथन आती है तुम इनमें अप्लाई कर सकते हो। जो ऑर्गेनाइजेशन सबको दिख रही है, सबको आ रही है, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर्स होंगे, उसमें सबसे ज्यादा लोग होंगे। ट्राई टू फाइंड दोज जहाँ पे इतने कंट्रीब्यूटर्स नहीं है बट अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा काम तुम्हें सीखने को मिलेगा। तुम्हें वो क्वाइट ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी है जिन पे यूट्यूब पे कोई बात नहीं कर रहा है। ये तुम्हें एक्चुअली खुद से रिसर्च करके ढूंढनी पड़ेगी। ChatGPT, LLM कोई तुम्हें कुछ हेल्प नहीं करेगा। यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। और सबसे इंपॉर्टेंट है द 48 आवर सेटअप रूल। इसमें तुम्हें क्या करना है, एक्चुअली उस ऑर्गेनाइजेशन के जिस प्रोजेक्ट में तुम अप्लाई करने वाले हो उसको क्लोन करना है, सेटअप करने का ट्राई करना है, कैसे वर्क कर रहा है, सारी चीजें समझने की कोशिश करनी है। एंड अगर तुम्हें 48 आवर्स से ज्यादा लग रहा है ये काम करने में तो वो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे लिए नहीं है। मूव ऑन टू अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्ट
find, like try to find a new organization. And trust me, अगर तुम्हारा सेटअप स्मूथ जा रहा है तो तुम एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर पाओगे. अगर सेटअप में ही तुम्हारी लग रही है तो फिर तुम आगे नहीं कंट्रीब्यूट कर पाओगे. एंड लास्ट प्रो टिप आई वुड से कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढो जिनमें मेंटर्स भी एक्टिव हैं. जैसे मैंने बोला, डिस्कॉर्ड या स्लैक उनका ज्वाइन करो एंड यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ऑल्सो मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी विद कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड like people who have already worked as a mentor or who have contributed in GSOC. तो वो वीडियो लिंक, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा. यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट टू. अब तुमने जब जान और फेब में अच्छे से सब चीज़ें कंट्रीब्यूट वगैरह कर लिया, नेक्स्ट स्टेप आता है, फाइनल स्टेप तुम्हारा, तुम्हें प्रपोजल क्रिएट करना है. अब एक प्रपोजल में 3 चीज़ें आती हैं. सबसे पहले तुम्हारा सिनॉप्सिस आता है कि प्रोजेक्ट एग्जैक्टली क्या है एंड तुम उसमें क्या सॉल्व करोगे. सेकंड चीज़ आती है तुम्हारी टाइमलाइन, वीक बाय वीक ब्रेकडाउन. तुम वीक 1 में क्या करोगे, वीक 2 में क्या करोगे, वीक 5 में क्या करोगे. हवा में बातें नहीं होनी चाहिए. एक्चुअली तुम क्या करोगे वो तुम्हें लिखना होना चाहिए एंड इट शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. एंड लास्ट आता है डिलीवरेबल्स. अब एंड में आउटपुट क्या मिलेगा, कोड मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी. व्हाट विल यू एक्चुअली डिलीवर एट द एंड ऑफ द GSOC टर्म. अब मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ सैंपल प्रपोजल्स भी डाल दी हैं, तुम वो भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो. सो या, दिस वाज एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट GSOC इन दिस वीडियो. तो टेंशन नहीं लेनी है, अपना 100% देने का ट्राई करना है. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस डाउन इन द कमेंट्स. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम. इफ यू गाइस हैव लाइक दिस वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ. एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.